गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं क्लास 12 का। जो भी बच्चे हो क्लास 12 के हिंदी मीडियम के, और ख़ास करके बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड वगैरह का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आए हैं। यूनिट 1 और 2 का हम पहले ही करा दिए थे, अगर आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव करा रहे थे पहले ही शुरू में, तो यूनिट 1 और 2 कंप्लीट करा दिए थे। आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और यूनिट 3 का जो है आज ये पहला लेक्चर होगा हम लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आपका रात में 8 बजे वीडियो आ जाएगा, जो भी है आपका सारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे। चलो स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है। बोल रहा है एक तार है, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m और लंबाई l है, को r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। किस आकार में? अर्धवृत्त के आकार में। क्लियर है? तो बोल रहा है नया चुंबकीय नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण अब पूछ रहा है कितना होगा। यानी पहले द्विध्रुव आघूर्ण m है, जब कितना लंबाई l है। अब उसी तार को एक अर्धवृत्त में मोड़ दिए, तो बोल रहा अब नया क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा पहले बताइए जरा से, ये जब तो पहले इस तरह मान लो ये तार था, इसकी लंबाई कितना था? l था, और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना था? m था। क्लियर है? अब इसी तार को क्या किया गया, ऐसे अर्धवृत्त में मोड़ दिया गया। क्लियर है? ऐसे अर्धवृत्त में मोड़ दिया गया। लंबाई अभी भी l ही है, समझिए, लेकिन अब इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? मान लो m डैश होगा, तो ये m डैश का वैल्यू पूछ रहा है। एक्चुअली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पहले उस चीज को समझते हैं। याद करो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सिखाए थे, कोई एक आवेश गुने दोनों आवेशों के बीच दूरी। उसी तरह बाबू यहाँ पर होगा फॉर्मूला, कोई एक चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य गुने दोनों के बीच का दूरी। क्लियर है? तो जैसे मान लो इस छोर पर जो है मान लो -m है, और इस छोर पर मान लो क्या है +m। क्लियर है? उसी तरह जब इसको मोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया -m, और ये वाला छोर हो गया, ये वाला हो गया कितना? +m। क्लियर है? ये हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करो, इसका अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बात करें, यानी m का बात करें, तो क्या बताए थे? दोनों में से कोई एक का लेना परिमाण, कितना? m, दोनों तो सेम है, इनटू दोनों के बीच का दूरी, कितना दूरी है? l, चूंकि यहाँ से यहाँ तक लंबाई l है तो बाई l। उसी तरह इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं m डैश, कितना? m डैश, देखो कितना होगा। आखिर चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य तो वही रहेगा, चूंकि इसको ऐसे मोड़े हैं तो ये तो m ही रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका m ही हो गया, इनटू दोनों के बीच का दूरी। तो याद रखिएगा दूरी जो है आपकी बार ये लेंगे। क्लियर है? तो मान लो अगर इसको त्रिज्या r है, कितना r, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया? 2r। क्लियर है? चूंकि केंद्र हुआ तो बाबू आप अर्धवृत्त में मोड़े हैं, डेफिनेट ये दूरी इधर भी r इधर भी r, तो टोटल दूरी कितना? 2r। तो बाबू m डैश का वैल्यू कितना है? m इंटू 2r, और पहले जो था m वो कितना था? m इंटू l। तो m डैश का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। चलो देखते हैं कितना आसान है। तो बाबू सबसे पहले इस दोनों का रेशियो करते हैं। बोलो बाबू m डैश बाय m, यानी इतना बाय इतना। तो m डैश जो हो गया, m डैश कितना है बाबू? m इंटू 2r। ध्यान से देखिएगा, m इंटू 2r बाय m का वैल्यू कितना है? m इंटू l ले लिए, m से m का कैंसिल हो गया, तो बोलो m डैश इक्वल टू कितना हुआ? 2r बाय l इंटू m। ये हो गया इसका वैल्यू। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा कहीं पर भी r वगैरह का जिक्र नहीं है। क्लियर है? तो चलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जरा समझो ध्यान से, क्या ये r और l के बीच कुछ संबंध हम निकाल पाएंगे? तो आराम से निकाल पाएंगे। सोचो जरा सा, यहाँ से यहाँ तक जो ये लंबाई है जिसको हम l माने हैं, सोचो अगर ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त जानते हो ये परिधि है, तो परिधि टोटल अगर रहता है, एक वृत्त रहता तो होता 2πr। क्लियर है? लेकिन ये अर्धवृत्त है, तो हम बोल सकते हैं ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या r माने तो ये होगा 2π, सॉरी πr, क्योंकि टोटल इमेजिन करो क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या अगर r है, तो आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक लंबाई होता है 2πr। क्लियर है? 2πr। लेकिन सोचिए हम आधा लिए हैं, तो आधा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? इसका आधा यानी πr। तो वही यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हुआ वो हुआ πr। क्लियर है? अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ l इक्वल टू कितना है? πr है, l इक्वल टू πr। तो
कोई भी बच्चा समझ सकता है L के जगह कितना रख देना, पाई आर रख दो। तो बोलो 2r/L है, L के जगह हम कितना रख देंगे, पाई आर इंटू एम। तो बोलिए ये कट ये r से r, तो बोलो कितना बचा, 2m/पाई, 2m/पाई। देखो है ऑप्शन, देखिए डी नंबर इसका आंसर जा रहा है, कितना नंबर, डी नंबर। क्लियर है। तो हो सकता है इसको बताने में हमको 2-3 मिनट लगा, क्योंकि हमको समझाना भी था पूरे एक करके, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह बनाने की तो आपको लेट नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना दूरी पर, r। तो याद करो सिंपल सा, अगर मान लो कोई लंबा सीधा तार है उसमें धारा प्रवाहित I हो रहा है और उसके r दूरी पर, यानी यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर अगर निकालना है तो इसका हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, B = हम लिखवाए थे μ0I/2πr। क्लियर है, ये लिखवाए थे μ0I/2πr। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा कहीं पर भी μ0I/2πr नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं इसको ठीक, तो चलिए देखते हैं। एक काम कीजिए, इसको ऊपर 2 और नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, समझिए ऊपर 2 और नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, μ0/2π इंटू 2 करेंगे तो 4π इंटू 2I/r, ये जाएगा ऑप्शन। क्लियर है। तो μ0/4π 2I/r है ऑप्शन। देखिए पहला ही हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट जाते हैं। बोल रहा है जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब। समझिए ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक आवेशित कण है और वो गति कर रहा है कहां, जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर है। देखो यहां पर ऐसा कभी दिशा वगैरह नहीं बताया गया किधर चल रहा नहीं चल रहा है, तो हम लोग जनरली यही मानेंगे। इमेजिन करो अगर इधर से इधर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा माने हैं तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर जो आवेशित कण ये जो क्यों गति कर रहा है वो भी उसी दिशा में गति कर रहा है। क्लियर है। और अगर याद रखिएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र में जिधर चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में आवेशित कण गति करेगा तो वहां चुंबकीय बल का अनुभव नहीं होगा। याद रखिए वहां चुंबकीय बल का अनुभव नहीं होगा। क्यों, याद करो चुंबकीय बल का फॉर्मूला हम सिखाए थे QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। और चूंकि यहाँ V और B के बीच, इस दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी फोर्स लगने वाला है नहीं। और जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो सिंपल सा जिस वेग से चल रहा है उसी वेग से चलता रहेगा। क्लियर है। यानी इसका न वेग का परिमाण बदलेगा न दिशा बदलेगा। ठीक है, यानी ऐसा कुछ बदलने वाला नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन, कण के वेग का परिमाण बदलता है, जी नहीं, वेग का परिमाण तो नहीं बदलता है। दूसरा, वेग अचर रहता है, अचर मतलब कांस्टेंट, हाँ जी हाँ कांस्टेंट रहता है। तो चलिए मेरा आंसर ये मिल गया बी नंबर, अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल क्रमशः A, 2A तथा 6A। क्लियर है बाबू, समान लंबाई का 3 अलग अलग चुंबकीय का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे दिए A, 2A और 6A। तो बोल रहा है उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। याद करो हम बताए थे चुंबकीय आघूर्ण का जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा, जिस अनुपात में यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसी अनुपात में इसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। तो यानी क्या है, 1:2:6 है कहीं ऑप्शन, देखिए 1:2:6 बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गतिमान है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो क्षैतिज तल में किधर, पूर्व दिशा में गतिमान है। क्लियर है। तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा, यानी ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा वो बल पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए देखते हैं। सिंपल सा, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये है। अब सोचो कौन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, वो किधर चल रहा है, पूरब की ओर, पूरब यानी इधर। क्लियर है। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्लियर है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर बात करें तो ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो ये क्षैतिज अगर मानेंगे, समझिए जरा सा, अगर ये क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर यानी इससे 90 डिग्री।
तो अगर ये हम क्षैतिज माने तो ऊर्ध्वाधर ऐसे आएगा, तो यहाँ पर भाई हम बना नहीं सकते हैं, अब सर मतलब ऐसे नहीं खींच सकते, लेकिन ऐसे खींच दिए, सोच लो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर ऐसे बाहर निकल रहा है। तो जरा देखें इसका दिशा किधर होगा चुंबकीय बल का, वो देखो। याद करो हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने सिखाए थे आपको, ठीक है। अगर पेन है आप लोग के पास, एक वहां देखिए वहां पेन है, उस जगह दीजिए। हाँ, याद कीजिए हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने सिखाए थे। याद करो, अगर इमेजिन करो ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मान लो दिशा इधर है, और इमेजिन करो ये जो है गति इधर कर रहा है, इधर। तो हम दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जिधर जो वेग है उसके दिशा में हम करेंगे हाथ, तो वेग इधर है तो हम इधर किए, ठीक है। जैसे हम इस तरह लेते हैं, समझिए ध्यान से, समझना ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र इधर अंदर ले लिए और वेग किधर है, इधर। तो हम दिशा कैसे निकाले थे, सबसे पहले वेग की ओर करेंगे और भी से बी की ओर मोड़ेंगे, अंगूठा जिधर बताएगा वही बल का दिशा बताएगा। तो चलो यहां करते हैं, देखते हैं ध्यान से। बाबू इधर है वेग, गति तो इधर कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहा है, यानी भी वेग से पूर्व की ओर। तो चलो सबसे पहले इधर वेग हो गया। बाबू चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऐसे बाहर है, कर दिए बाहर, ठीक। ये वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम क्या बोले थे, हाथ किधर करेंगे, भी से बी की ओर। तो ये वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो भी से बी की ओर मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। बाबू मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोड़े, बोलो किधर आ गया दिशा, नीचे। किधर आया, नीचे। नीचे यानी क्या, दक्षिण। कौन, दक्षिण। लेकिन बाबू यहां जरा ध्यान देखना, यहां नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव रहता, ध्यान समझना मेरा बात, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता, जिधर आंसर आया है वही हम लोग टिक करते, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज है, तो सोच लेना उसको उल्टा। तो बोलो इधर हमारा आंसर आया दक्षिण, तो उसका उल्टा क्या होगा, उत्तर, ठीक है ऑप्शन। तो इसका देखिए डी नंबर आंसर गया उत्तर दिशा में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई है, यानी एसआई मात्रक। तो याद कर रखना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। हो गया सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है, तो याद रखिए ऊर्जा घनत्व जो चुंबकीय क्षेत्र अगर बी रहे तो होता है म्यू नॉट बाय, सॉरी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये फॉर्मूला है, बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। बोल रहा है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। क्लियर है। क्या बोल रहा है, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। यानी समझो एक वृत्तीय पास यानी वृत्ताकार धारावाही चालक। क्लियर है। इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, ए, और बोल रहा है इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी है। क्लियर है। और इसका हमको पूछ रहा है क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो चलिए ध्यान से देखिए बाबू, हम चुंबकीय द्विध्रुवों का आघूर्ण m इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ाया था I इंटू ए। तो बाबू यहाँ पर a तो दिया है, लेकिन I यहाँ पर करंट दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले करंट निकालना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, समझो ये वृत्ताकार धारावाही पास है, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी का हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, किसी वृत्त के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ाए थे म्यू नॉट I बाय 2r। याद करो वृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट I बाय 2r। क्लियर है। तो बोलो बाबू यहां से हम I अगर निकाल लें, कोई भी बच्चा समझ सकता है, I इक्वल टू आराम से निकलेगा b इंटू 2r बाय म्यू नॉट, b इंटू 2r बाय म्यू नॉट। क्लियर है। ये हो गया, रख दो वैल्यू। तो I का वैल्यू कितना हो गया, b इंटू 2r बाय म्यू नॉट इंटू a आ गया। लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा सा समस्या यहाँ पर यह है कि हम r ले लिए, r मतलब त्रिज्या ले लिए हैं, और यहाँ कहीं त्रिज्या का जिक्र तो किया नहीं है। ठीक है। अब भाई त्रिज्या आ गया तो भाई इसको सबसे पहले खत्म करना होगा। तो कैसे करेंगे, समझो। देखो अगर ये वृत्त है तो कोई भी बच्चा जानता होगा एक सिंपल सा फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सोचो अगर इसका अगर हम त्रिज्या r मान लें तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बोलो a जो है, a कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बोलो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, a बाय पाई। तो अगर r का बात करें तो रूट अंडर a बाय पाई, ये हो गया सिंपल सा r का फॉर्मूला। तो चलिए रख दीजिए r का यहाँ पर वैल्यू। तो b इंटू 2 बाय म्यू नॉट, ये जो r है, r का वैल्यू कितना है, ये है। तो रूट a बाय रूट पाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट a बाय रूट पाई, ऐसे लिखा जा सकता है।
इंटू ए। इसको अगर सजा दें, देखो पहले 2 लिख दें, 2, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले हम 2 लिख रहे हैं, फिर b लिख रहे हैं, फिर देखिए ध्यान से, a है, a पर पावर सॉरी a पर रूट है तो a पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू क्या a बाय म्यू नॉट बाय रूट अंडर पाई, ये लिखा जा सकता है। और कोई भी बच्चा अगर इसको सॉल्व करेगा, थोड़ा बहुत भी मैथ जानता है तो जरूर जानते हो, 2b a पर पावर 1/2 और a पर पावर 1 है तो पावर प्लस होगा इंटू में, तो कर दो, हो जाएगा कितना 3/2 बाय म्यू नॉट रूट पाई। देखो है ऑप्शन, देखिए यहाँ पर डी नंबर, तो इसका आंसर कितना गया, डी नंबर। नेक्स्ट करें तो बाबू जरा ध्यान से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी एक आवेशित कण है वो समरूप वेग से चल रहा है, समरूप, ठीक है, समरूप मतलब एक समान वेग से, और अगर एक समान वेग से चलेगा तो याद रखिएगा ये जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, सी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, वैसे गलती से यूनिट 3 में प्रिंट हो गया, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, लेकिन टेंशन नहीं, आपको जवाब आता ही होगा। डायनेमो डायनेमो मतलब जनरेटर, और डायनेमो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट अगर इसको देखें तो बोल रहा है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल का दिशा हम लोग किससे करते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणस्थ अंगूठे के नियम से या फिर दक्षिणस्थ पेच के नियम से, क्लियर है। तो देखिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच के नियम से, डी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है 1 मिली एम्पियर परास तथा 1 ओम 1.0 ओम यानी 1 ओम ही हुआ, 1 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा, कितना व किस क्रम में, ध्यान से देखो, यानी हमसे प्रतिरोध का वैल्यू पूछ रहा है, और प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है याद रखना V/I - G, ये है फॉर्मूला, क्लियर है, V/I - G। सबसे पहले V यानी वोल्टेज, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट ले लिए, I करंट कितना है, तो करंट बाबू ये क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर है, तो 1 मिली एम्पियर यानी समझना ध्यान से 1 मिली एम्पियर, तो हम 1 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं, क्लियर है, तो लिख दिए 1 × 10⁻³ G यानी एक तरह से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना दिया है 1 ओम ले लिए। अगर देखा जाए तो 10, ठीक है, गुने अगर ये 10 पर पावर 3 है, ऊपर ले जाएंगे 10 पर पावर +3 हो जाएगा -1, यानी 10,000 ये हो जाएगा, इसको गुना करोगे 10 गुने 1000 हुआ, 10,000 - 1 यानी 9,999 ओम। ये तो समझ में आ गया कि प्रतिरोध का वैल्यू कितना होना चाहिए 9,999 ओम। लेकिन सबसे पहला चीज ये किस क्रम में जोड़ेंगे, तो याद क्रम सिखाए थे, जब किसी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं तब ये वोल्ट मीटर में बदलता है। सिंपल सा 9,999 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए ऑप्शन सी नंबर 9,999 ओम श्रेणी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है एक धारामापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है, क्लियर है, एक धारामापी है वो 2 एम्पियर की धारा से क्या करता है, पूर्ण विक्षेप देता है। बोल रहा है धारामापी का प्रतिरोध कितना है 12 ओम, कितना ओम है 12 ओम, तो धारामापी का परास 5 एम्पियर करने के लिए निम्न प्रतिरोध को संयोजित करना होगा, यानी कौन प्रतिरोध को संयोजित करना होगा, सुनना, यानी एक तरह से शंट जोड़ता है, याद रखना गैल्वेनोमीटर को अगर धारामापी में बदलना है, ठीक है, एमीटर में बदलना है तो एक शंट चाहिए, शंट का वैल्यू पूछ रहा है। शंट का फॉर्मूला पढ़ाए थे Ig × G, I - Ig, क्लियर है। एक हिंट देते हैं, क्वेश्चन इस तरह करके भाषा में लिखा रहेगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है, ठीक है, कौन Ig है और कौन GI है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सीधा से याद रखना। देखो दो, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा 2 करंट का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर एक 2 एम्पियर एक 5 एम्पियर है, तो यहाँ क्या करना है, सिंपल सा जो बड़ा वाला वैल्यू है वो I है और जो छोटा वाला है वो Ig, ठीक है, बस रखते चलो। बताओ Ig कितना है 2 × G, बताओ इसका कितना ओम 12 ओम, I कितना 5 और ये कितना 2, तो अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 24 22 को घटाएंगे 3, तो मेरे ख्याल से 8 ओम, कौन ओम 8 ओम।
अब भाई किस क्रम में, ये तो हो गया 8 ओम। अब देखो जब भी गैल्वेनोमीटर के, ध्यान समझिएगा हम क्या बोलना चाहें, जब भी गैल्वेनोमीटर के समांतर में शंट जोड़ते हैं तभी ये एमीटर में यानी धारा मापी में बदलता है। क्लियर है? तो सिंपल सा समांतर में, तो आंसर हो गया 8 ओम, वो भी समांतर में है ऑप्शन। तो देखिए जरा ध्यान से, 8 ओम समांतर क्रम में, सी नंबर इसका आंसर गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसमें से किसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बाबू इलेक्ट्रॉन। बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि साइक्लोट्रॉन का उपयोग हमेशा धनावेशित कण को त्वरित करने के लिए उपयोग में लाते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित को नहीं लाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, इसलिए आंसर ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र, यार सबको याद होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा है ऑप्शन, देखिए बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट जाते हैं, ध्यान से देखना है। बोल रहा है एल लंबाई, आई धारा तथा एन फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा याद करो। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला सिखाए थे, म्यू नॉट एन आई बाय एल। क्लियर है? म्यू नॉट एन आई बाय एल है ऑप्शन, देखिए ध्यान से, डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहे एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे, प्रति सेंटीमीटर कितनी फेरे हैं? 200 फेरे। क्लियर है? यानी एक तरह से फेरा घनत्व दे दिया है, फेरा घनत्व दे दिया है 200 फेरा प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाबू 200 फेरा प्रति सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे मेन चीज है बाबू। फिजिक्स में जब भी हम लोग लेते हैं जनरली एसआई पद्धति में लेते हैं, तो एसआई पद्धति में फेरा प्रति सेंटीमीटर नहीं, फेरा प्रति मीटर लेना चाहिए। क्लियर है? यार कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि 200 फेरा प्रति सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेंटीमीटर में 200 फेरा, और अगर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा 200 फेरा प्रति सेंटीमीटर को अगर फेरा प्रति मीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 गुने क्या 100 कर दो, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली फेरा प्रति मीटर। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁴ फेरा प्रति मीटर। क्लियर है? याद रखना फेरा प्रति मीटर ही लेना, तुमको क्वेश्चन में दे दे सेंटीमीटर, फेरा प्रति सेंटीमीटर, लेकिन प्रति मीटर में बदलना है। तो देखिए फिर पढ़ते हैं। एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं और इनमें उसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई दे दिया गया कितना? 2.5 एम्पियर। ठीक है, बोल रहा परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है बाबू, कोई भी बच्चा बना सकता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? म्यू नॉट एन आई, एन यहाँ फेरा घनत्व है। तो बाबू म्यू नॉट का वैल्यू हर किसी को याद होगा, 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। क्लियर है? एन मतलब क्या? फेरा घनत्व कितना है लेना है? 2 × 10⁴ ले लिए, इंटू आई मतलब धारा कितना? 2.5। अब बस सबको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। और हम चाहेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, कौन सा आएगा इसका आंसर, ABCD कौन सा आएगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तब हम समझेंगे आप भी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहा आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण भी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। किसका? लूप का। अब सिंपल सा लूप का अगर चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बी दिया है, ठीक है, आर त्रिज्या है, और क्या पूछ रहा है हमको? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी M = क्या बोले थे? I × A, M = I × A, I मतलब धारा। अब धारा तो यहाँ दिया है नहीं, सबसे पहले धारा निकालना होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल भी नहीं दिया है, यहाँ तो सिर्फ त्रिज्या दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अच्छा, B = हम सिखाए थे लूप के अंदर होता है म्यू नॉट I/2R, ये है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो बोलो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलो I का वैल्यू हो जाएगा हमारा B × 2R/μ0। क्लियर है? B × 2R/μ0 रख देंगे, B
इंटू 2r। अच्छा एक गलती हुआ हमसे, यहाँ बड़ी आर मानने बोला है और हम यहाँ छोटी आर मानने, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे छोटी आर, आप सोच लीजिएगा बड़ी आर, ठीक है। चूंकि अब कितना सुधारें इसको, बाय म्यू नॉट, क्लियर है, इंटू ए मतलब एरिया। अब भाई एरिया तो पता ही नहीं है, तो देखो कितना आसान है, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, हर बच्चा को पता है, तो पाई आर स्क्वायर। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर 2 पाई बी आर क्यूब बाय म्यू नॉट है ऑप्शन। देखिए 2 पाई बी आर क्यूब बाय म्यू नॉट, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास के अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। सिंपल से यार, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम बी साइन थीटा, अगर उसका निकाले इसका परिमाण तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट और लास्ट आज का बोल रहा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। अरे सिंपल सा, और स्ट्रेट, ठीक है, याद करो। और स्ट्रेट ने ही बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास, इसके बाद का नेक्स्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेकर के। और जुड़े रहिए, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, कारण क्या पूरा हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और आज तो वैसे हिंदी मीडियम करवा रहे हैं, सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का इस चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएगा वीडियो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारा चीज़ पता चल जाए। और डेली आपका 8 बजे रात में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।